Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The first recorded popular elections of officials to public office by majority vote, where all citizens were eligible both to vote and to hold public office, date back to the efforts of Sparta in 754 BC under the mixed government of Spartan constitution. Sparta was a city-state located in the southeastern Peloponnese region of ancient Greece. Sparta grew to rival the size of the city-states Athens and Thebes by subjugating its neighboring region of Messenia. Though Sparta absorbed this population, it did not integrate the conquered people into society. जब भी मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी तो मेरे जहन में जो सबसे पहला सवाल आया वो ये था कि पाकिस्तान में सबसे पहले इलेक्शंस कब हुए। ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजनरी यूथ रिप्रेजेंटेटिव सर मुनीब खान। सर मुनीब एक राइटर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और फेसबुक पर भी हम इनकी मुख्तलिफ अच्छी पोस्ट पढ़ते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। सिराज इस वक्त सैलाब इलाकों में मौजूद हैं और सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं और उनमें रोशन तकसीम करने में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। सर सिराज, अगर आप ये शो देखें तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह इस नेक काम में आपकी मदद करे। सर मुनीब से मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहले इलेक्शंस कब हुए और अवाम का रिस्पांस कैसा रहा होगा? क्योंकि सर हम नॉर्मली देखते हैं कि ढोल फायरिंग और भंगड़े वगैरह तो हमारी अवाम बहुत डालती है, तो हम भी कैसे कह सकते हैं कि हमारी अवाम सियासत से दूर है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहले आपने इनवाइट किया और हम मतलब ऐसा मौका मिला कि हम चंद एक ऐसे जो समझ ले कि नॉन पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें कि कोई सब्जेक्टिव बात हो सकती है, वो करने के लिए यहाँ मौजूद है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है आपकी। इसके लिए आपकी तारीफ की मुस्तहक है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान के पहले इंतखाबात का, तो मेरा ख्याल है कि 10th की क्लास तक जो है, बल्कि ग्रेड 12 तक जो है वो सोशल स्टडीज या मुताला पाकिस्तान जो है वो एक लाजमी मजमून है। लेकिन अगर आप 12वीं जमात की किसी तालिब इल्म को रोक के पूछें कि भी पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात कब हुए थे, तो मेरा ख्याल है शायद मैं एक रैंडम शॉट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है शायद 50% तलबा आपको ना बता सकेंगे पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात कब हुए थे। और इसी तरह जो पाकिस्तान बनने के बाद की जो तारीख है वो कमोबेश 10 साल की तारीख से तो हम लोग, हमारी कौम और एक बड़ा तबका जो है वो बिल्कुल नाबलद है, और हमने अक्सर उसको बुला दिया हुआ है, या हम उसको फैंटिसाइज करके डिस्कस करते हैं कि जी वो जिना साहब थे, जी लियाकत अली साहब थे, जी वो सब कुछ हुआ। तो मैं, अगर आपने ये पूछ लिया तो मैं जसारत करूंगा थोड़ा सा तारीख के बारे में, जितना मुझे थोड़ा बहुत इल्म है। मैं तारीख का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ते पढ़ाते चीजें सामने आ जाती हैं, तो उस तनाजुर में अर्ज बस इतना करूंगा कि पाकिस्तान में पहले तो आम इंतखाबात जो थे वो 1970 में हुए। अब इस पे मेरा ख्याल है आपको और मुझे एक कहका लगाना चाहिए कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और हमें कमोबेश 23 साल लगे जो है पहले आम इंतखाबात करवाने के लिए। ये एक बड़ा अलार्मिंग क्वेश्चन है कि उससे पहले 23 सालों में क्या होता रहा। तो ये तारीख खुद जो है वो बड़ी तहकीक की मुतकाजी है, और बहुत जगह पे, बहुत फोरम्स पे इसको बिल्कुल डिस्कस होना चाहिए, जो कि उस तरह नहीं होता। मैं बिल्कुल आपको ग्लिम्स थोड़े से पेश कर सकता हूँ जितना कि मेरे कम इल्मी में है। पाकिस्तान 1947 में जब आज़ाद हुआ तो ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान की एक साथ तकसीम हुई थी। तो इंडिया ने, हिंदुस्तान ने, हमारे हमसाया मुल्क ने कमोबेश 2 साल के अरसे में हिंदुस्तान का पहला आइन बनाया था, जो 1949 में बना, और गालबन अगर मैं भूल नहीं रहा तो 1950 में लागू हो गया था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन बकायदा 1950 में होगी थी। इसके बरक्स पाकिस्तान को कमोबेश 9 साल लगे आइन को बनाने में। उसके अपने एक उसकी सियासी मुहर्रकात थे उस दौर में, जो कुछ होता रहा।
और उन 9 सालों में कमोबेश पाकिस्तान ने 6 या 7 वज़ीर आज़म भुगताए। तो आप खुद जी देख लेंगे, और उसमें से भी सबसे ज्यादा जो लंबा टेन्योर है वो खान लियाकत अली खान शहीद का है, जो 4 साल से ज्यादा रहे। तब अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि बाकी के जो 5-6 साल हैं उनमें वज़ीर आज़म को कितना कितना वक्त मिला। किसी को 1.5 साल मिला, किसी को 2 साल मिले, किसी को उससे भी कम मिले। जी एक तो बिल्कुल। हमारे वज़ीर आज़म का 55 दिन सिर्फ वज़ीर आज़म रहे और उनके खिलाफ लो कॉन्फिडेंस हो गया था। तो जी ये चीजें हैं कि हमने 9 साल लगाए एक आइन बनाने में, और उससे बड़ी सितम जरीफी ये हुई कि जैसे तैसे करके वो आइन तो बन गया 9 सालों में। जो भी था हमने एक बड़े तजर्बे किए उन 9 सालों में भी। और जो हमारी कानून साज असम्बली थी, लेजिस्लेटिव असम्बली जिसे उस दौर में कहा जाता था, जी उसके अंदर ये सारी, चूंकि 7 वज़ीर आज़म आए तो सारी वज़ीर आज़म कोई खुद से तो नहीं आते जाते थे। वो पार्टी के अंदर जोड़ तोड़ करके और मेम्बरान को जोड़ तोड़ के जरिए इधर का उधर करके, और वो फिर वज़ीर आज़म को गिराया जाता था और दूसरा वज़ीर आज़म लाया जाता था। और फिर उसी जी दौरान मशहूर जो मौलवी तमीजुद्दीन केस था, जिसमें जस्टिस मुनीर का नाम आज तक याद लोग लेते हैं एक उस तनाजुर में, तो वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। और फिर 56 में जब वो आइन इम्प्लीमेंट हुआ तो 58 में हमें आइन हमारा जैसा तैसा भी बन गया था, उसको रैप अप कर दिया गया, और हमें एक जी एक मार्शल लॉ की तरफ धकेल दिया गया। अब मैं तो, क्योंकि अब हम 2075वीं सालगिरह मना चुके हैं और 2022 में बैठ के ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आज की एबनॉर्मेलिटीज, पॉलिटिकल एबनॉर्मेलिटीज को हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, मेरा ख्याल है उस वक्त उस दौर में भी जो पॉलिटिकल एबनॉर्मेलिटीज थी, लोगों ने, सियासतदानों ने मसलियत के तहत डाइजेस्ट की। और हालांकि बाज़ जगह ऐसी नहीं थी कि जो कौम के लिए दूरदर्श मफाद में होती, लेकिन सियासतदानों ने बहरहाल उन चीज़ों को हजम किया। और उसके बाद फिर आप एक लंबा वक्फा देखते हैं कि 58 से लेकर 70 तक मार्शल लॉ है। और अयूब खान ने उस दौर में हुक्मरान रहे जी और बहुत से काम किए। और अयूब खान के दौर को बड़ा रेवोल्यूशनरी दौर के तौर पर पेश किया जाता है। मैं हमेशा से इन अदवार का कभी भी जो है वो फैन नहीं रहा, या मैं कभी इनको पसंद नहीं करता कि एक मार्शल लॉ, जी चाहे उसमें कितने बिल्कुल। भी अच्छे काम किए हों, लेकिन हमने अव्वल तो उन कामों के भी एनालिटिकली एनालिसिस कभी किया नहीं जा सका कि जी उन अच्छाइयों की भी वजूहत क्या थी। वो एक अलग मौजू और अलग जगह डिबेट हो सकती है। बहरहाल उनको एक अच्छा हुक्मरान के तौर पे, या जिन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिव कोई काम किया, उस तरह याद रखा जाता है। लेकिन बहरहाल ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन 12 सालों में पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी जो आइनी हकूक थे वो मौजूद नहीं थे, वो सल्ब हुए थे। और उस दौरान में एक बड़ा वाक्य जो हमेशा मतलब कोई पोलिटिकली एक टर्मोइल को हमने डाइजेस्ट किया कि फातिमा जिन्ना को का जो है वो सदर अयूब के मुकाबले में इलेक्शन हार गई। तो आज हम सोचते हैं, तो जी मैं तो आज भी जब ये बात सोचता हूँ तो मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ जाती है कि कायदे आजम की बहन, बिल्कुल। जिनका बाकायदा एक तरीके पाकिस्तान में रोल था, और वो कायदे आजम की बहन इंतखाबात हार रही है, वो जी इलेक्शन हार जाती है सदारत का, और मुल्क में कोई जान या उस तरह की चीज उस लेवल पे बर्पा नहीं हो पाती। तो ये चीजें, और उसके बाद 70 में हम जब पहुंचे तो उसके आम इंतखाबात तो जैसे जैसे हुए, और लोगों की उससे वाबस्तगी भी बहुत ज्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि लोग बड़े निकले, उन लोगों ने वोट डाले, और ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान में जो है वो क्लियर मेजोरिटी मिली लोगों को। अवाम की एक एक थी अपनी लीडरशिप के साथ एक वाबस्तगी थी, और उन्होंने उस वाबस्तगी का इजहार भी किया वोट देने की सूरत में। लेकिन उस अफसोस के साथ कि उस इंतखाबात का नतीजा भी एक ऐसे भयानक ख्वाब की तरह सामने आया कि मतलब मेरा तो ख्याल है वो जी 71 एक ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि हम लोग बिल्कुल इस सोच में, इस कंफ्यूजन में चले गए कि आया हमें आईनी पाकिस्तान कुछ दे सकता है या गैर आईनी पाकिस्तान कुछ दे सकता है। तो जी वो एक बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था। और लोगों की वाबस्तियां थी पार्टी के साथ थी अपनी, इसीलिए शेख मुजीब ने क्लीन स्वीप किया था जी बंगाल में, और वहां और इधर भुट्टो साहब ने पॉपुलैरिटी वोट लिया था, मेजोरिटी वोट नहीं था उनके पास, पॉपुलर वोट था। पंजाब और सिंध में उनको सीटें मिली थी। बाकी जगह पे मुख्तलिफ और पार्टियां थी, केपीके में और पार्टी को वोट मिले थे ज्यादा, लेकिन एक क्लियर मेजोरिटी शेख मुजीब के पास थी। बाद में उस मेजोरिटी के साथ क्या हुआ, और वो सारा वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। वो भी हम एक लाइन में फॉल ऑफ ढाका और वो पढ़ाकर और आगे गुजर जाते हैं। उस पे भी उन पे भी ऐसी संजीदा मुबाहिस अब वो उन सेमिनार में होती है जिनको ना तलबा देखते हैं,
ना कुछ और, वो चंद बुजुर्ग बैठ के और उन सेमिनार्स को अटेंड करते हैं और वही जी बोलते हैं। तो बिल्कुल। उनमें भी उस ऐसे ऐसे इश्यूज से मैं तीन इस सवाल पे तीन बातें करके इसको वाइंड अप करूंगा कि तीन जो चीजें थी कि 58, एक तो 9 साल बाद आइन का बनना, जी और उसके बाद 2 साल बाद उस आइन का टूटना, और फिर जी 70 के इंतखाबात में आपका जो है वो जीतने वाले को इक़्तिदार मुंतकिल ना करना। ये तीन ऐसे क्रिटिकल पॉइंट थे कि जिन पे शायद उस तरह हम लोगों की आज भी हसासियत नहीं है, और उस दौर में भी हसासियत नहीं बन सकी थी। इस वजह से हमने उस सब जी चीजों को बिल्कुल। हजम कर लिया, और जो 75 साल बाद जहां हम आज खड़े हैं, ये सब उसी उसी चीज का नतीजा है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर मुनीब आपने। जो मेरा अगला सवाल है आपसे वो ये है कि हमारे यहाँ एक दूसरे पे तनकीद करके सियासी पार्टियों ने अवाम में ये तासुर कायम कर दिया है कि सभी पार्टियां एक जैसी हैं। और हम खुद भी देखते हैं कि जो पार्टी इक़्तिदार में होती है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, और जो अपोजिशन में होती है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। तो ऐसे में किस पे एतबार किया जाए? अच्छा, अगर आप सच पूछें तो सियासतदान का कोई भी काबिल एतबार नहीं होता, और जी हमने किसी सियासतदान पे अंधा एतमाद करना भी नहीं होता। अवाम का काम नहीं होता कि वो किसी सियासतदान के पीछे लग जाए कि ये आवे ही आवे और ये जावे ही जावे और ये मुझे मुल्क की तकदीर बदलेगा। अवाम को पहला कंसर्न होना चाहिए अपने इश्यूज के साथ कि मेरा इशू क्या है। मतलब मैं एक जी ऐसे बिल्कुल। इलाके में रहता हूँ, फर्ज कर रहे हैं जहाँ पे तालीम का मसला है, तो मेरा पहला कंसर्न होना चाहिए कि मेरे इलाके को तालीम कौन मुहैया कर सकता है, या किसने की है, या कौन कर रहा है जी उस तालीम। बिल्कुल। अगर मेरे इलाके का मसला इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मुझे होना चाहिए कि सर मेरे इलाके को इंफ्रास्ट्रक्चर कौन दे रहा है, या कौन दे सकता है, या किसने दिया। तो अवाम की वाबस्तगी जो है वो इन चीजों के साथ इशू बेस होनी चाहिए। वो इस तरह नहीं होनी चाहिए कि जी कोई आवे आवे कोई जावे जावे। हम अफसोस जी के साथ 75 साल बाद हम जिस मुकाम पे पहुंचे, वो मुकाम ऐसा है जहाँ सिर्फ अंधी तकलीद है, जहाँ पे लोग सिर्फ क्या चाहते हैं कि हम किसी सियासतदान के पीछे लग जाएं, उसके स्याह को सफेद मानते रहें और कहते रहें और उस पर नारे लगाते रहें। वो जो भी कर रहा है उसकी जस्टिफिकेशन पैदा करते रहे। तो इसलिए वो तीनों जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कौमी पार्टीज हैं इस वक्त, उन तीनों की लीडरशिप कोई सियासत कर दे तो आपको लगेगा कि अवाम उस सियासत के पीछे खड़े होते हैं। वो उसमें कोई तफरीक ठीक करने है। को या उस तरह वो तैयार नहीं होते कि अच्छा मेरे लीडर से कोई गलती होगी या इन्होंने कोई गलत बात कर दी। तो वो जो है वो हम जो अब क्रिटिकल नहीं हो सकता, बल्कि मुझे तो लगता है कि मैं तो एक गुमान कर रहा हूँ, ख्याल कर रहा हूँ कि इनकी इनकी जब इनका अवाम में ऐसा ऐसा तर्ज अमल है, तो जब ये अपनी कोर कमेटीज के इजलासों में बैठते होंगे तो वहां तो लोग इनको शायद मशवरा भी नहीं देते होंगे कि यार मियाँ साहब कोई गर्म ना हो जाए मेरे पे। ठीक है, मैंने अगर थोड़ी सी जी इनसे डिफर कर लिया बात को, तो जो वहां से बात आ जाएगी वो उनको पहले जांच लो कि मियाँ साहब का मूड क्या है या खान साहब का मूड क्या है इस मौजू के बारे में, तो उसी के आगे उसी में के हक में सारे हाथ खड़ा करते हैं, सारे राय देते हैं। क्योंकि इन्होंने माहौल ही ऐसा बना दिया है कि कोई कोई दूसरी बात नहीं कर सकता। अफसोस के साथ पार्टी में जी जमहूरियत की नाम की जमहूरियत बची है। तो जहां तक ये बात है कि ये सब प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं और वो इक़्तिदार से निकलते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं। तो देखें उनको पता लग गया कि हमारे मुल्क में इक़्तिदार हासिल करने का जो है वो रास्ता क्या है। ये जी तकरीबन अब बिल्कुल। कमोबेश 88 में 90 में जब IGI का हुआ था तजर्बा कह लें, तो उस तजर्बे के बाद से सबको अंदाजा हो गया कि जो पहले भी खैर यही था, लेकिन वो तो एक बड़ा ऑब्वियस एक जो है कहते हैं केस हुआ था। तो उसके बाद से उन्हें पता लग गया था कि रास्ता एक ही है, और जब रास्ता जी एक ही है तो बिल्कुल। उस रास्ते में अब चूंकि अब बरह रास्त मार्शल लॉ के इस तरह चांसेस नहीं रहे, तो अशीर अब्बास से हुकूमतें बननी है और जानी है। मतलब तो जी इसलिए ये जो है मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टी को नजर आ गया कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की वाहिद है। और कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि रियलिस्टिकली जो है वो एंटी स्टेब्लिशमेंट स्टांस अवाम के लिए नहीं लिया, इक़्तिदार के लिए लिया। और दोनों जी बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं। बिल्कुल दौरे आदर की कोई 500 कबले मसीह की मिसाल नहीं बता रहा। नवाज शरीफ का एंटी पोलिटिकल स्टांस और उसके बाद खान साहब का एंटी पोलिटिकल स्टांस, ये दोनों एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस, ये दोनों एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस जो है ये इक़्तिदार के लिए थे बेसिकली। इसमें अवाम को तो कुछ नहीं मिला। अगर पहले वाले अगर खान साहब 3 साल 3.5 साल प्रो स्टैब्लिशमेंट होकर अवाम पे बम गिरा रहे थे, और उन्हें एक लम्हे आखिरकार ख्याल आया किसी लम्हे कि जी मैं ये जो अवाम के साथ ये टैक्सेस का और ये सारा केस कर रहा हूँ कि मुझे इस मुआवजे से निकल जाना चाहिए, और वो जी IMF को वायलेट करके निकल गए,
तो इन्होंने भी आके एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी मजबूरी के साथ आके वो बम वहीं से गिराने का सिलसिला दोबारा शुरू किया। ठीक है, हमारे पास चॉइसेस नहीं थी, लेकिन इसका मतलब कि आप लोग अवाम को भी उस तरह प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे थे कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ये ये काम भी लीडरों का होता है कि वो आके अवाम, और वही बात अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम हमारे जो जी टीवी पे सियासतदान हैं वो सच नहीं बोलते। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। टॉप लीडरशिप की भी बात कर लेंगे, जो सारा दिन जो बोलते हैं ये सच नहीं बोलते। और उस झूठ बोलने का नुकसान ये होता है कि फिर आपको ऐसी ऐसी आपकी बातों को का दिफा करना पड़ता है जो बिल्कुल गैर हकीकी होती है। मतलब जी बिल्कुल। अगर अगर ये सियासतदान 50% 60% सच बोलने लग जाए तो मुल्क के बहुत से मसाइल वैसे भी हल हो सकते हैं। मतलब खान साहब आज जो तकरीरें कर रहे हैं महंगाई की, इमरान खान साहब को भी पता है कि अगर ये इक्तदार में होते तो आज के दौर में हालात यही होने थे। और इनको भी जी पता है कि जब बिल्कुल। ये महंगाई मार्च कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ, तो अगर ये लोग भी उस वक्त होते तो हालात यही होते। लेकिन जी हमें बिल्कुल। हमें चूंकि सियासत करनी है, और अब तो खैर नारा लगा रहे हैं सियासत नहीं रियासत बचाने का, लेकिन आइडियली ये नारा हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में फिट नहीं बैठता। हमने सियासत ही करनी है। खान साहब ने भी सियासत की है, नून लीग की सियासत कर रही है, फिर पार्टी भी सियासत कर रही है। कोई किसी का ना जी कोई बिल्कुल। प्रो एस्टेब्लिशमेंट स्टांस है, ना किसी का कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस है। इन लोगों को लगता है जहां कहीं रूम मिलता है ये कोशिश करते हैं घुसने की सिस्टम में और घुस के और फायदा जी उठाने की बात बिल्कुल। करते हैं और कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो ये है कि हमारे यहाँ लोग सियासत बल्कि इलेक्शन से ही लाताल्लुक हो जाते हैं। इनको वोट की अहमियत का एहसास कैसे दिलाया जाए? अच्छा, जहां तक मेरा ख्याल है ना, पाकिस्तान में दो तीन कैटेगरी है। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक एक डाइवर्सिफाइड मुल्क है, और उसमें वो नहीं है कि हम सबको एक एक तरह से देख सकते हैं। पाकिस्तान की सोशल फैब्रिक जो बड़ा डाइवर्सिफाइड है। तो कई ऐसी जगह हैं या कई ऐसे है कि पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तानी कौम तो जो है वो जनरल इलेक्शन से ला ताल्लुक नहीं होती। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि एक बड़ी तादाद ला ताल्लुक रहती है। मेरा ख्याल है कि आखिरी इलेक्शन में भी जो थे वो टर्न आउट आप 50% था, तो इसका मतलब अगर 50 या 55% भी टर्न आउट था तो 45% ऐसी आवाम थी जिन्होंने इससे ला ताल्लुकी का इजहार किया, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। जी लेकिन बहरहाल बिल्कुल। हम जिस सिस्टम में जिसको वो चला रहे हैं उसमें यही कुछ ही है कि जमहूरियत में जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे और वो है। और ये कोई इतना बुरा तरीकाकार नहीं है, मैं ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। लेकिन कहने का मकसद ये कि उसमें से आपको जो 50% में से ज्यादा वोट लेगा वो उसी को ही आना है। तो अवाम, और इस अवाम इन 50-55% लोग जो वोट डालते हैं इनकी भी कैटेगरीज हैं। कुछ लोग तो डाई हार्ट जमातों के फैन है, कुछ लोग डाई हार्ट बरादरियों के फैन है। मिसाल के तौर पे अभी आपने भी शायद देखा हो, मुझे ऐसी अचानक बात याद आ गई, एक सोशल मीडिया में बड़ी वीडियो वायरल है, सिंध के एमएनए है जो वो बैठे हुए थे और उन्होंने पानी मिनरल वाटर पी के थोड़ा सा वहीं पानी से अपना पाँव धो लिया और लोग सारे नीचे बैठे। अब वो किसी जी को इंटरव्यू दे रहे थे और उसको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि अंदरूनी सिंध में लोग अपने मेहमान को इतनी इज्जत देते हैं कि वो ऊपर बैठाते हैं। हालांकि बात जी नहीं है, बात असल बात यह है कि वो पीर साहब थे, और हमारे जनूबी पंजाब में, हमारे अंदरून सिंध में वडेरे और पीरों को वो, अब सॉरी अगर मैं कोई बड़ा लफ्ज, वो एक तरह का खुदा का शबी समझते हैं। ये खुदा की जगह जमीन पे ये हमारे रखवाले हैं, यही हमारा सारा काम करने वाले हैं। तो इसलिए उन्हें जी अब ये बैठा एक बंदा जो लाहौर में बैठा है या कराची में डिफेंस में बैठा हुआ है या किसी अर्बन और में फैसलाबाद में बैठा है सर, उसको ये बात बड़ी अलार्मिंग लगती है कि अच्छा आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं, या मतलब अब तो बहुत से पाकिस्तानी बाहर चले गए हैं जिन्होंने 10 साल या तो वो बाहर से जो लोग बैठते हैं उनके लिए बड़ी अलार्मिंग बात होती है कि अच्छा यार आजकल के दौर में भी ऐसे पीरों को मानने वाले लोग हैं। तो वो तो जी कहते हैं हर बिल्कुल। चीज साईं की दी हुई है, तो वोट तो बहुत ही छोटी चीज है। जब हर चीज ही साईं की दी हुई है तो कुछ जगह पे जो है वो साईं का वोट है, कुछ जगह पे आपके वडेरे का वोट है, कुछ जगह पे आपके पीर साहब का वोट है, कुछ जगह पे आपकी बरादरी का वोट है। और कुछ जगह पे जैसे जो अर्बन हमारे एरियाज हैं, लाहौर कराची, बड़े जो 8-10 अर्बन सिटीज हैं, वहां पे आप देखिए वहां पे जी बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो सिनारियो बनता है वहां पे। मुख्तलिफ पार्टियां, कभी आपने देखा होगा अच्छा नून लीग बहुत ज्यादा सीटें निकालती रही है तारीखी तौर पे। कहीं आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत पीटीआई की बहुत सीटें हैं। किसी जगह पे पीपल्स पार्टी तारीख पे अगर बहुत ज्यादा थी, इवन हैदराबाद शहर में या कराची सिटी में, तो अब वहां पे आप देखें कभी एमकेएम ज्यादा वोट, अभी आप पीटीआई को ज्यादा वोट मिल रहा है। तो जो अर्बन एरियाज है वहां का वोट बैंक चेंज होता रहता है, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा कंसर्न अपने प्रॉब्लम से ज्यादा होता है बजाय इसके कि वो हो।
तो ये थोड़ा सा चेंज है। और कुछ लोग, कुछ वोटर होता है वो स्विंग वोटर होता है, वो हर इलेक्शन में ही इंतजार करता है कि वो किसकी तरफ जाएगा, उसकी किसी से वाबस्तगी नहीं होती। अब वो स्विंग वोटर को जो है वो बेसिकली जो हम बात अक्सर नहीं होती, जो प्री पोल रिगिंग होती है, मतलब अगर आप भी इलेक्शन के दिनों में कभी पाकिस्तान में किसी अपने हल्के में जाए, दोनों तरह के, चाहे आप दही हल्के में चले जाए या आप शहरी हल्कों में हल्के किसी में चले जाए, तो आपको ना वहां पे महसूस होगा, आम आदमी बात कर रहा होगा कि यार फलां आदमी ने जीतना है। अब ये फलां आदमी ने क्यों जीतना है कि ये एक हवा बना दी जाती है, और वो हवा बनाने के मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं। वो बास जगहों पे हमारे इदारे भी काम कर रहे होते हैं, वो एक हवा चला देते हैं कि फलां बंदा आ रहा है, आप किसी और को वोट डालेंगे तो वो एक तरह का जाया होगा। तो ऐसी बातें निकाल के वो स्विंग वोटर को अट्रैक्ट किया जाता है या उसको अफेक्ट किया जाता है उसकी सोच को। और उसमें से स्विंग वोटर में से कुछ वोटर इस बुनियाद पे लागू हो जाता है, और कुछ वोटर होते हैं जो अपने कामों की, कि हमारे अच्छा फलां ने गली बनवा दी थी, फलां गैस ले आया था, तो उसकी तरफ उनका झुकाव हो जाता है। तो ये बेसिकली जी बुनियादी तौर पे है। और असल असल जो चीजें, जो प्रॉब्लम होती है, जो जो लगा बंदा बरादरी का और जो पीरी मुरीदी का और वडेरा साईं का जो वोट है ना, ये वोट बेसिकली जो है वो लाताल्लुक, वो भी एक, मैं कहूंगा वो भी एक तरह के लाताल्लुक है कि उनकी बला से दुनिया में कुछ हो जाए, उन्होंने साईं को ही वोट डालना है। मतलब जी बिल्कुल। आप एक छोटी सी मिसाल देंगे, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जनूबी पंजाब में ये दो तीन जो बड़े डीजी खान में घराने हैं, जब खोसा नून लीग में थे तो जरदारी सारे पीपल पार्टी में थे। जब ये लगारी सारे पीपल पार्टी से नून लीग में आए तो खोसे सारे पहले कई कुछ पीपल पार्टी में के बाद में वो पीटीआई में चले गए। तो इन लोगों ने अपनी राइवलरी करनी है और अवाम ने इनके पीछे लगे रहना है। तो इसलिए जी ये जो बिल्कुल। है ना, ये अवाम की, और बाकी वो भी लोग हैं जो कहते हैं चलो इलेक्शन का दिन है छुट्टी मनाएंगे, जी ऐसे भी लोग मौजूद हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए, एक लाताल्लुक आप किसी भी सिस्टम से रहेंगे ना, तो फिर आप उस सिस्टम का गिला नहीं कर सकते कि उस सिस्टम से जी कैसे फ्रॉड या फ्लॉड लोग ऊपर आते हैं। फिर हम उसको उसको हम एज अ कंप्लेनर सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ज्यादातर ड्राइंग रूम टॉक्स में हम उस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं जिसमें हम वोट ही नहीं डालते। तो उन जी लोगों को भी चाहिए कि वोट डालें, वोट अपनी राय का इजहार करें, वो किसी के हक में हो, किसी मुखालफत में हो, इवेंचुअली आपको एक का इंतखाब करना पड़ता है। और अपने जी अपने मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें इशू बेस इंतखाब करने चाहिए। तो अगर इस तरह होगा तो लोगों को अपनी डेवलप करनी चाहिए, अपना इलेक्शन को सीरियस लेना चाहिए इसमें। ये एक बड़ा बुनियादी हक है। और बाद में कंप्लेन जो हम करते रहते हैं कि फलां मुसल्लत हो गया, उससे बेहतर है कि हम पहले ही उसको अपना वोट देकर अपने राय का जी इजहार कर करें। देते। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने। सर जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि सियासत में शख्सियत परस्ती से जान छूट सकती है क्या? सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस के साथ अभी होता नजर नहीं आता। अभी अभी बिल्कुल ये होता नजर नहीं आता। उसकी चंद एक वजूहत है। एक तो ये है कि सोशल मीडिया के आने से, और मैं इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा खान साहब को मुर्द इल्जाम ठहराऊंगा कि खान साहब इस नए दौर के लीडर थे। खान साहब ने जिस दौर जी में अपनी बिल्कुल। पॉलिटिक्स शुरू की वो तो शायद पुराने दौर का था, लेकिन जब उन्हें वो बामे अरूज मिला तो वो नया जमाना, नए सुबह शाम थे, जब सोशल मीडिया भी था 2011 के बाद। और उनको पता था पॉपुलर स्टांस क्या होता है और पॉपुलर जी स्टांस बिल्कुल। कैसे लिया जाता है। और आप बेहतर समझती हैं कि ये हम जिस एरा में जी रहे हैं, ये पोस्ट ट्रूथ एरा है। इसमें हकीकत क्या है ये मैटर नहीं करती, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो और कितनी कुव्वत से प्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। चाहे उसकी उसकी जी बेस बिल्कुल। जीरो हो। इस पे बहुत बहुत से लोग भी लिखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो पोस्ट ट्रूथ एरा की सबसे बेस्ट एग्जांपल है लीडरशिप में, वो ट्रंप है। जिस तरह ट्रंप ने अपने अपने वहां पे जो है वाइट पीपल को मोटिवेट किया और मोबिलाइज किया, वो जो है वो बड़ा एग्जाम्पलरी था और वो बड़ा मैचलेस था अमेरिका की हिस्ट्री में, कि किस तरह लोग इस तरह जी बाहर निकल आए बिल्कुल। हारे हुए कैंडिडेट के लिए, वो भी। तो खान साहब भी पोस्ट ट्रूथ एरा के लीडर है, और खान साहब को पता है कि मैंने बातों को किस तरह ट्विस्ट करना है और मुखालफिन की को किस तरह रगड़ा लगाना है। जबकि अफसोस जी के साथ बिल्कुल। हमारी जो दूसरी जमातें हैं, उसमें नून लीग है या पीपल पार्टी, ये भी बेचारे 90 की दहाई में फंसे हुए हैं और 2000 की दहाई में फंसे हुए हैं कि अच्छा केस बना लो, अच्छा FIR कर दो, ये कर लो वो कर लो, ये उस किस्म के या किसी को बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये कर दी वो कर दी, उन चीजों में फंसे। इनको अभी गलत हकाइक को जबरदस्ती साबित करना नहीं आता।
तो जी जब तक बिल्कुल। और अब ये सोशल मीडिया जो है इसकी अब नुकसान ये हुआ इस एरा से इस नस्ल को कि वो शख्सियत प्रस्ती में बहुत आगे निकल गई। मतलब उसने अब उसके क्योंकि देखें आपने एक क्लिक कर दिया है, आपने एक ट्वीट खान साहब ने कर दी है या एक उनका क्लिप आ गया तो अब वो क्लिक शेयर हो जाता है। अब ये चीज आप और मैं जी बेहतर समझ बिल्कुल। सकते हैं कि एक देखी हुई चीज का और एक पढ़ी चीज का बहुत इन्फ्लुएंस होता है आजकल। इवन कोई बिल्कुल को आप मतलब अंदाजा करें यूट्यूब पे किसी राम मैन की रैंडम आदमी भी बैठ के लगा होना कि जी बादामों के 150 फवायद, तो आप क्लिक करते हैं ना तो आपको चाहे बादामों में 150 फवायद ना हो लेकिन आप उसे क्लिक करते हैं और आप बादामों के 150 फवायद 5 मिनट में सुन लेते हैं। और चाहे उसका साइंस से कोई लिंक ही ना हो लेकिन वो आपको एक असरअंदाज करता है वो बात। जी अब आपके बिल्कुल। लाशूर में वो बैठ जाता है कि यार बादामों के बहुत फायदे हैं। और आपको ये भी पता है कि ये 150 नहीं है, ये बंदे ने कहीं डंडी मारी है या एग्जैजरेट किया है या इसने थोड़ी सी गप मिलाई है। लेकिन आपके जहन में ये बात बैठ जाती है कि यार बादामों के फायदे बहुत है। अब इसको वो ऑब्वियसली क्योंकि आप बचपन से सुनते हैं कि बादाम खाओ दिमाग तेज होगा, उसके साथ ये चीज मिल के ना तो एक लाशूरी तौर पे इंसान को कैप्चर कर लेती है। खान साहब का मामला, खान साहब ने शुरू से खान साहब के बारे में मशहूर है कि बड़े ईमानदार लीडर है, बहुत इन्होंने सोशल वर्क किया, ये किया वो किया। अब उस बेस पे खान साहब जो जी भी सर। कुछ सोशल मीडिया पे फेंकते हैं ना वो बात उस तरह उठाई जाती है, उनके फॉलोअर उठा लेते हैं। वरना जी आप सोच बिल्कुल। सकती हैं कि इदारे के रिटायर्ड लोग इस तरह खान साहब के साथ खड़े होते हैं उनके जाने के बाद। मतलब अदारे में तो पॉलिसी का बड़ा सख्त बड़ी स्ट्रिक्ट जो है वो अबाइडिंग होती है पॉलिसी कि जाओ जो आ जी। गया वो चाहे रिटायर्ड हो चाहे अदर सर्विस हो। लेकिन किस तरह वो जी लोग खड़े बिल्कुल। हुए और फिर लोगों के साथ वो बात। तो ये सिर्फ मिसाल देने का मकसद ये था कि शख्सियत प्रस्ती अब इस दौर में खत्म नहीं हो सकती, ये बनिस्बत बढ़ेगी। हालांकि हमें जी लगता था बिल्कुल। शायद ये सच्चाई का दौर है, लेकिन नहीं, हम एक कदम आगे निकल आए सच्चाइयों से। हमारे लिए सच्चाई अब लामानी हो गई है, बेमानी हो गई है, हम सच्चाई से लाताल्लुक हो गया। हम ये पूछना जी और सुनना बिल्कुल। चाहते हैं कि हमारे लीडर ने क्या कहा। वही सच है जो हमारा लीडर या जो हमारा पेशवा कह रहा है, बस वही सच है, उसके अलावा कुछ सच नहीं है। तो इसलिए जी शख्सियत बिल्कुल। प्रस्ती मुझे कम होती किसी सूरत नहीं नजर आ रही। अनलेस ये है कि लोग लोग संजीदा गुफ्तगू करें, लोग जो है वो एनालिटिकली देखें, इश्यूज को देखें और उस पर गौर करें और एक रुझान पैदा करें अपने अंदर कि यार ये इस तरह मतलब ये चीजें फ्रूटफुल नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं अंधी तकलीफ में किसी के पीछे लगा हूं, मैं आवे ही आवेगा या जावे जावे का नारे लगा रहा तो वो मुझे मेरी सेहत पे क्या फर्क डालेगा। बजाय जी इसके कि बिल्कुल। मुझे हो ये तो मुमकिन है कि चार लोगों में एम्बेरसमेंट हो जाए किसी बात पे, किसी किसी उस सियासतदान की किसी बोंगी पे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुझे उससे कोई फायदा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है लोगों को जब तक ये शऊर आएगा और लोग सोचेंगे तो जरूर इससे हटेंगे। लेकिन अभी अनकरीब ये कोई इसके चांसेस नहीं है कि शख्सियत परस्ती से हम लोग खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सर जो अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे वो ये है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि दुनिया का कोई भी मुल्क करप्शन के नासूर से निजात हासिल किए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन क्या वाकई करप्शन हमारे मुल्क का बड़ा इशू है? क्योंकि जो भी अपोजिशन में होता है वो हुकूमत को करप्ट साबित करने पर ही तुला होता है। देखिए करप्शन के बगैर तो कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन ये आधी बात है। मुझे आप किसी एक तरक्की याफ्ता मुल्क का बताएं जहां पे जीरो करप्शन हो। तो जीरो करप्शन भी कहीं नहीं होती। मतलब करप्शन होती है लेकिन आप जी ना तो बिल्कुल। उसको अप्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, ना ही आप उसको कोई कानूनी तहफुज दे के मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है कि जी आप। हमारा नो डाउट करप्शन हमारा बहुत बड़ा मसला है और उसकी वजह उसकी बहुत सी वजूहत है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि करप्शन हमारा बहुत बड़ा मसला है। लेकिन हमने सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट भी अवाम को करप्शन के नाम पे किया है। और उसकी वजह मुझे जहां तक वजह लगती है वो ये है कि जी तीसरी बिल्कुल। दुनिया के मुल्कों में जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक होते हैं इनमें चूंकि गुर्बत ज्यादा होती है या मिडिल क्लास के लोग ज्यादा होते हैं जिनको हर वक्त अपना जो जी है वो बिल्कुल। अपनी रोजी रोटी का ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। तो उनको कोई ये बता दे कि यार ये तुम्हें जो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, ये फलां बंदा तुम्हारा हक खा गया, तो उसको ये बात ज्यादा अपीलिंग लगती है कि अच्छा चलो ये फलां चोर था ना, मेरा भी मुझे मैं इस वजह से गरीब रह गया हूँ। एक तो अवाम को बुनियादी तौर पर ये फीड किया गया कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो बहुत बड़ा मसला है और हमारे जो हकूक हैं वो ये करप्ट लोग खा गए हैं। मैं सिर्फ आपको छोटी सी मिसाल देके इस पे आगे चलूंगा कि बेनजीर भुट्टो की पहली जो हुकूमत थी 1990 में, वो जिन करप्शन इल्जाम पे गई थी
वो बुनियादी तौर पे आसिफ जरदारी साहब पे थे। हालांकि वो जी किसी उस ओहदे पे तो नहीं थे, लेकिन वो आसिफ जरदारी साहब के बारे में बहुत मशहूर किया गया था कि क्या उनके करप्शन की सारी स्टोरीज है। लेकिन जब जी 2 साल बाद नवाज शरीफ की हुकूमत को करप्शन पे घर जाना पड़ा, तो उसका जो इंटरम सेटअप बना था, तो जरदारी साहब उस इंटरम सेटअप में वफाकी वजीर थे। तो अब आप जी ये अंदाजा लगा लें कि हमारे यहाँ करप्शन कितना बड़ा वो है, एक हियोला है, जिसे दिखा के हम लोगों को वो है वो दिला तो सकते हैं, लेकिन उसका ऐसा कुछ नहीं है। और एक और अब मुझे बात के दौरान ही बात याद आ गई कि हमने जी तकरीबन 1999 में जब मार्शल लॉ लगा, तो उसके बाद 2001 से गालबन नैब और बहुत सारे मामला हुए। तो 2019-20 में जाके 21 में जाके कहीं ब्रॉडशीट ने बोला कि हमें तो नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला था। यानी कि 20 साल की जो है वो इन्वेस्टिगेशन, जो कि फॉरेन इन्वेस्टिगेशन नैब तो नहीं कर रहा था, सारी ब्रॉडशीट के तहत हो रही थी। तो जो उसकी मीडिया रिपोर्ट सामने आई, वो 20 साल बाद उन्होंने कहा जी हमें तो कुछ नहीं मिला। तो अब आप खुद जी अंदाजा बिल्कुल लगा लें, इसका ये मतलब नहीं है कि करप्शन एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में। कहने का मकसद ये सिर्फ है कि करप्शन के होते हुए भी हम लोग अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमें बताया जाता है कि हर मसले की जड़ करप्शन नहीं, करप्शन नहीं है। हर मसले की जड़ मुझे लगता है पाकिस्तान में मसाइल की असल जड़ गवर्नेंस है। ये बैड गवर्नेंस है, और वो करप्शन है जो डे टू डे मैं और आप करते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ये कोई अचंभे की बात है कि मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान में लोग सरकारी मुलाजमत इसलिए करते हैं कि वहां कोई काम नहीं करना पड़ता। ये एक बिल्कुल जी एक बिल्कुल रूटीन का स्टेटमेंट है। ये आपको आपको अक्सर सुनते हो यार, एक बार सरकारी नौकरी हो जाए ना कि बस फिर ठीक है। मतलब बस फिर क्या ठीक है, यही ठीक है कि आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, आप अकाउंटेबल नहीं रहते, आपको तनख्वाह आ जाती है। तो जिस मुल्क में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए ये रुझान होगा, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की करेगा। तो ये जी हमें बिल्कुल बेसिकली अपने अपने जो है समाजी मिजाज को बेहतर करना पड़ेगा। हमें अपने अंदर से करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। मैं और आप बेसिकली करप्ट हैं जो 8 घंटे की ड्यूटी में 2 घंटे काम करते हैं। ठीक है, ऊपर भी जी करप्शन होगी, ये नहीं कहता, लेकिन ये बेसिकली गवर्नेंस के मसाइल होते हैं। और वो गवर्नेंस के मसाइल को अच्छे, मतलब खान साहब ने एक बड़ा पॉपुलर नारा दिया कि जी ऊपर आदमी ठीक हो तो नीचे सब ठीक हो जाता। ये बड़ा जी पॉपुलर बिल्कुल नारा था, लोगों ने इसको बाय किया कि हाँ ठीक है ऐसे ही होता है जी, ये क्योंकि बाकी करप्ट है तो जो। अब वो हुआ क्या उसका, जब खान साहब ऊपर आए तो पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स में दर्जे बढ़ गया, चंद दर्जे बढ़ गया पाकिस्तान। अब उसकी वजह क्या थी? आप यकीन करें, आप किसी सरकारी इदारे में चले जाए थे उस दौर में, तो लोग कहते थे कि काम बहुत मुश्किल हो गया इसलिए ज्यादा पैसे चाहिए। मतलब जी ये नहीं है बिल्कुल कि करप्शन बंद हो गई, ऊपर लीडर दे का आ गया तो नीचे करप्शन, नीचे वालों ने करप्शन बढ़ा दी कि चूंकि ऊपर सख्ती ज्यादा हो गई है तो इसलिए अब ज्यादा पैसे हमें तो चाहिए। तो ये जो मामला जी था ना, ये इस तरह वो साथ साथ चलते हैं कि ऊपर अगर ज्यादा सख्ती करते हैं तो नीचे वाले करप्शन ज्यादा करने लग जाते हैं कि जी अब तो काम ऐसे ही चलना है। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादातर बेसिकली गवर्नेंस के मसाइल है। अगर गवर्नेंस के मसाइल पे तवज्जो दी जाए तो करप्शन ऑटोमेटिकली कम होगी। खत्म इदारों को खुद जी मुख्तार बिल्कुल किया जाए ज्यादातर, तो वो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो इदारों के अंदर, बेहतर हेड्स लगाए जाए, तो ये चीजें ज्यादा है। करप्शन एक बड़ा मसला है, लेकिन और ये आप इसे ये भी कह सकते हैं मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम या मसाइल की जड़ ये है। लेकिन जी ये ऐसा नहीं है, करप्शन इंडिया में भी है, करप्शन फिलीपींस में भी है, करप्शन बांग्लादेश में भी है। अगर आप उनके करप्शन स्टैट्स देख लें तो वो मोरलेस हमारे जैसे होंगे। उनकी पुलिस भी हमारी तरह ही बिहेव करती है, वो कोई अमेरिकन पुलिस नहीं है। तो लेकिन वहां पे क्यों पर कैपिटा इनकम बेहतर है, या वहां पे क्या फर्क है? तो वो फर्क हम तलाश कर ले तो मेरे ख्याल है हम मसाइल का हल ढूंढ लेंगे अपने। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों की नोक झोंक के बारे में आप क्या कहेंगे, और इस सब में हमारी कौन सी जमात खिलाड़ी और कौन सी जमात अनाड़ी साबित हुई। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें तो जी टॉम एंड जेरी हैं। ठीक है, तो इनका तो लव हेट रिलेशनशिप है। वो पाकिस्तान में मतलब जब खान साहब की अभी गवर्नमेंट गई तो मुझे एक दोस्त है, वो पूछते हैं कि क्या खान साहब की सियासत अब खत्म हो गई है। मैंने कहा यार, पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी बंदे की सियासत नहीं खत्म होती। कोई भी जी यहाँ पे बिल्कुल आदमी एक्सपायर नहीं होता। एक वक्त था कि आप खुद सोचें कि एक वक्त था कि नवाज शरीफ पे केसेस बन रहे थे, सारी लीडरशिप जेलों में जा रही थी। तो किसी को लगता था कि 3.5 साल बाद शहबाज शरीफ इस मुल्क का वजीर आजम होगा, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन जब जी हालात बिल्कुल बदलने लगे तो विद इन अ मंथ और टू, आप मार्च से और अप्रैल में देखें, फरवरी लगा लें, चले फरवरी से अप्रैल में देखें
तो वो 2 महीनों में नक्शा ही बदल गया कि वही जी वही लोग जो पेशियां भुगत रहे थे, जो जा रहे थे जेलों में जा रहे थे, जिनपे इवन कहा जाता था गद्दारी के मुकदमे बनाए जाए, वो वजारतों में बैठ गए आके। ठीक है, जिन पे 15 किलो हेरोइन का मुकदमा था वो बन गए वजीर दाखिला बन गए। तो इस्टेब्लिशमेंट का और सियासतदानों का टॉम एंड जेरी का साथ है। इस्टेब्लिशमेंट कभी भी किसी को डिस्कार्ड नहीं करती, हत्ता कि कोई बहुत ज्यादा जो है वो रेड लाइन क्रॉस ना कर दे। कोई रेड लाइन भी क्रॉस करे तो उनकी कोशिश होती है उसको धक्का लगा के रेड लाइन से पीछे ले जाए, ताकि ये अपनी फील्ड में जी खेले, बिल्कुल। क्योंकि उनको भी बुनियादी तौर पे सियासतदानों की जरूरत है। सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है, एस्टेब्लिशमेंट को सियासतदानों की जरूरत है। जी आप बिल्कुल। हमें मानना पड़ेगा, जितनी पाकिस्तान जितनी बड़ी इकोनॉमी है, जितनी बड़ी अफराधी कुत है, पाकिस्तान में और बर्मा के हालात में बहुत फर्क है। अदरवाइज ये मुश्किल नहीं था कि हम भी बर्मा बन जाते, अगर छोटा सा मुल्क होता और साइड लाइन होते तो हम भी। लेकिन हमारे जियो स्टैटिक लोकेशन और खत्ते के ममालिक के साथ, और फिर न्यूक्लियर पावर, ये ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें अब मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट मार्शल आ सकता है। तो इसलिए बरह मार्शल को खत्म करने के लिए अब ये दूसरे तरीके निकल आए हैं, दूसरे रास्ते निकल आए पानी में। इस्टेब्लिशमेंट ताकत मांगती थी, ताकत मांगती रही है, ताकत में रही है, जी उसने बिल्कुल। अपने लिए ताकत हासिल करने के नए तरीके पैदा कर लिए हैं। अब ये अदालतें आ गई हैं, अदालतों की मदद से मर्जी के फैसले आ जाते हैं, उसके बाद आप चीखते रहें तो ये ताल्लुक बरकरार रहेगा। इस ताल्लुक को कोई भी एक हद से ज्यादा खराब नहीं करेगा। खान जी साहब का बिल्कुल। सिर्फ मसला ये हुआ कि उन्होंने मुझसे, मैं अक्सर मजाक से कहा करता था और वो बात वाकई सच बाद में निकल आई, कि जब आपका ये मसला नहीं होता कि आज आप किसी के खिलाफ हो जाते हो, किसी के हक में हो जाते हो। जी मसला, असल चीज इसके बैकग्राउंड पे ये होती है कि जो आपको प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है ना, आप उस पे बेस पे जेन बना लेते हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन आ गई है ना मेरे सामने, यार ये तो वाकई बड़े चोर थे और ये मुल्क तो बड़ा जी डूब रहा था। अब इस हक में बाद में अब आपने देखा होगा साफी बताते जी हमारे पास तो फाइलें आती थी, हमें दिखाया जाता था। तो ये वही प्रेजेंटेशन होती है जिसके बाद आप मुहिब वतन बनते हो या गद्दार बनते हैं। तो खान साहब को जो जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई उस वक्त 2011-12 में, और फिर इंतखाबात के बाद 2013 में जब खान साहब को पॉपुलर करना, तो वो प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रांग होती है। और फिर हमारे किसी भी लीडर में इतना कैलिबर नहीं है, इवन साफियों में नहीं है। जिस साफी के बाद आप 10 फाइलें नवाज शरीफ के खिलाफ लेके गए, वो पूछता तो सही सर, मैं इसको 10 काउंटर सवाल ही पूछ लेता हूँ उनसे कि भाई आप 10 फाइलें तो ले आए, मुझे ये बताएं ये चीजें कहा। तो जब सहाफी इतना अंधी तकलीफ कर रहे थे तो लीडर को तो आगे इक्तदार नजर आ रहा होता। तो ये प्रेजेंटेशन का कमाल होता है। अब शहबाज शरीफ साहब को वही प्रेजेंटेशन दी गई कि मुल्क डूब रहा है, आईएमएफ से जी बिल्कुल। किस्त साकत हो गई है और इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी, पाकिस्तान दिवालिया। अब उस जो है प्रेजेंटेशन के बाद कौन सा लीडर होगा जो कहेगा नहीं मैं इंतजार में ही लेता जाए। तो मुल्क के लिए वो आ जाते हैं और सारा सिलसिला हो जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट सब सियासतदानों को रूम देती, स्पेस देती है, लेकिन उनकी कुछ सुर्ख लकीरें हैं। जब वो आप वो सुर्ख लकीर क्रॉस करते हैं, फिर उनका ये मसला नहीं रहता कि मुल्क में करप्शन ज्यादा है या मुल्क में ये ज्यादा है वो ज्यादा है, वो फिर उसको किक आउट कर देते हैं। अब जी हालांकि अगर आप बिल्कुल। देखा जाए तो जब पनामा के बाद नवाज शरीफ को बाहर निकाला गया था तो दुनिया में पनामा कोई ऐसा नहीं, इवन पुतिन का नाम था, इधर उधर और नाम थे। और अगर ठीक है चले मान भी ले पनामा एक बहुत बड़ा इशू था, तो उस पनामा के बाद हमारे पास दो बड़े इशू है, पेंडोरा लीक्स आए और एक उसके बाद अभी रिसेंटली जो लीक्स है। तो लीक्स पे क्या हुआ? जी कुछ भी नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये था कि हमने जिसको जहां से पकड़ना होता है उसके लिए अब जरूरत का मवाद जब मुहैया हो जाए तो हम उसकी बुनियाद पे अपना फैसला कर लेते हैं। तो जी वजूहत कोई और बिल्कुल। थी, मियां नवाज शरीफ के निकलने की भी करप्शन नहीं थी, पनामा नहीं था। इमरान खान के भी निकलने की वजूहत वो नहीं है जो सबके सामने है, वजूहत और होती है। बस ये है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी को भी जी डिस्कार्ड नहीं करती, मुकम्मल तौर पर डिस्कार्ड नहीं करती। खान साहब का अभी भी स्कोप है। खान साहब अगर होश के नाखून ले, ये तो खैर सवाल का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं अगर एक जुमला मोतरजा अर्ज कर दूं कि खान साहब जी का अभी भी बिल्कुल। स्कोप है। बाकी दिल छोटा ना करें, अगर वो अपने अभी भी अच्छी तरह से पत्ते खेले तो खान साहब वापस आ सकते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब दूसरे सेगमेंट लिटरेरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मैं वैसे पढ़ नहीं सका बिल्कुल भी। मेरा ख्याल था कि मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन नहीं, सॉरी। अगर इट्स ओके सर। प्रोग्राम का इख्तिताम मैं मोहसिन नकवी के कुछ खूबसूरत अशार से करना चाहूंगी। इजाजत है सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोहसिन नकवी साहब बहुत जबरदस्त शायर रहे हैं, तो माशाल्लाह अच्छा ही इंतखाब होगा जी, बिल्कुल। उजाड़ बस्ती के बासियों, एक दूसरे पे पड़े न रहना।
हवा दरख्तों से कह गई है, किसी भी रुत में हरे न रहना। मैं अपने रूठे हुए कबीले की साजिशों में घिरा हुआ हूँ। मैं अपने रूठे हुए कबीले की साजिशों में घिरा हुआ हूँ। तुम अजनबी हो तो मेरे आंगन की वहशतों से डरे न रहना। फटे हुए बादबां के पुर्जे बिखर बिखर कर ये कह रहे थे। फटे हुए बादबां के पुर्जे बिखर बिखर कर ये कह रहे थे, शिकस्ता कश्ती के नाखुदाओ, हवाओं के आसरे न रहना। एंड पर मैं सर मुनीब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे और मेरे प्रोग्राम को ऑनर किया। थैंक यू सो मच सर। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर फॉर मी एज वेल। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम चाहती हूँ, इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।